Hello students, you are welcome. Beta, today I am going to start the sixth chapter of your geography. The chapter's name is secondary activities. So beta, all the economic activities, either they are primary, secondary, tertiary or quaternary, those are called economic activities. What means economic activities? यानी आर्थिक क्रियाओं का क्या मतलब है? तो बेटा, the main purpose of economic activities is to obtain and utilize all the resources which are necessary for our survival. यानी हमें अपने जीवन निर्वाह के लिए जो भी रिसोर्स मिलें उन्हें प्राप्त करें प्रकृति से और उनका यूटिलाइज करें अपने जीवन निर्वाह हेतु। वो सब क्या कहलाएंगे? वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएंगी। ठीक है बेटा? ऑल द रिसोर्सेज विच आर यूज्ड इन आवर लाइफ दोज आर द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो सब की सब जो आर्थिक क्रियाओं के ही रूप हैं। तो in this chapter we have to study about secondary activities. What are the secondary activities? यानी द्वितीय क्रिया का क्या मतलब है बेटा? चलिए let us start. Secondary activities. These activities add value to natural resources by transforming raw materials into valuable products. मतलब समझ बेटा? मतलब ये वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज में हम वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? किसमें? उस रॉ मटेरियल्स को जो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किसमें? इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। यानी उसकी कीमत जब बढ़ जाती है तो उस क्रिया को ही हम सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं। समझ आप? फॉर एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड with the examples of cotton ball and the iron ore which have been given in your textbook. Let us consider it. Just like you know that the cotton in ball has the limited use. The cotton in ball has the limited use. But hello, हाँ बेटा, but after it is transformed into yarn becomes more valuable and can be used for making cloths. कहने का मतलब बेटा कि जो कॉटन बॉल है उसको यदि हम यार्न में थ्रेड में बदल देते हैं तो दैट यार्न दैट थ्रेड कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग द क्लॉथ्स। उससे कपड़ा बनाया जा सकता है। इट मीन्स वी डिड द सेकेंडरी एक्टिविटीज बिकॉज द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयर्ड क्लॉथ इज इंक्रीज्ड, क्योंकि उस कपड़े की कीमत बढ़ गई ना। तो दैट इज द एक्टिविटीज ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है ना? तो सेकेंडरी एक्टिविटीज का ये एक एग्जाम्पल है। इन द सेम वे द आयरन ओर कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली फ्रॉम द माइंस। जो आयरन ओर होता है ना, यानी जो लो अयस्क है ना, जो खानों से प्राप्त होता है, दैट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली फ्रॉम द माइंस बट आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड इनटू स्टील इट गेट्स its value and can be used for making many valuable machines, tools, etc. यानी जब हम उसको स्टील में बदल देते हैं तो उससे जैसे चाहें टूल्स बनाएं या कोई और मशीन बनाएं, उस आयरन ओर का हम यूज कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है ना? तो हाउ विल यू डिफाइन टू सेकेंडरी एक्टिविटीज? Beta, you will define the secondary activities in this way. The secondary activities are concerned with manufacturing, processing and construction, यानी infrastructures, industries। कहने का मतलब बेटा कि सेकेंडरी एक्टिविटीज किससे रिलेटेड है? मैन्युफैक्चरिंग से, यानी निर्माण से संबंधित है। प्रोसेसिंग, जो क्रिया हो रही है उसको कंस्ट्रक्शन करने की, निर्माण करने की। ठीक ना? यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज जो है विनिर्माण उद्योग से रिलेटेड है। किसी रॉ मटेरियल को व्हेन वी ट्रांसफॉर्म एनी रॉ मटेरियल्स इनटू एनी वैल्यूएबल मटेरियल दैट इज द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज। ठीक है ना? तो उससे हम क्या कहेंगे? यह सेकेंडरी एक्टिविटीज की गई है।
किसी भी रॉ मटेरियल को जब हम उसमें वैल्यू ऐड कर दें, यानी उसका कुछ ऐसा बना दें, मैन्युफैक्चरिंग कर दें, कोई सामान उसका ऐसा बना दें कि उसकी कीमत बढ़ जाए, ठीक है ना। सपोज दैट you are growing the grains just like the wheat. After that, you thresh the wheat, and when you get the flour from that wheat, and you can make several things from that flour, such as either bread or bun, या anything, हाँ anything can be made. जैसे आप गेहूँ उगा रहे हो, उसको आपने आटा पिसाया, उसकी कीमत बढ़ी, उस आटे से आप रोटी बना रहे हो या ब्रेड बना रहे हो या क्या क्या चीज़ें बना रहे हो, जो कुछ भी बना रहे हो उसकी कीमत जो है बढ़ जाएगी। तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। यानी कि यू आर कन्वर्टेड दैट इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है बेटा। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, यानी निर्माण, ठीक ना। तो बेटा मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है किसी वस्तु के प्रोडक्शन से है, किसी वस्तु का उत्पादन किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण उद्योग हो रहा है, ठीक ना बेटा। इट इन्वॉल्व्स फ्रॉम हैंडीक्राफ्ट्स टू रीशेपिंग आयरन एंड स्टील एंड मेकिंग प्लास्टिक टॉयज टू असेंबलिंग थिन कंप्यूटर कंपोनेंट्स और स्पेस व्हीकल्स। इसमें क्या क्या शामिल है, उस मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है बेटा हैंडीक्राफ्ट्स, यानी कि हाथ से बनी हुई चीज़ों से लेकर के रीशेपिंग आयरन एंड स्टील, यानी जो हम उसकी नई डिजाइन बनाएं, आयरन को या स्टील को मेल्ट करके किसी भी आकार में, ढांचे में यदि हम मॉडलिंग कर दें, है उसका ढांचा तैयार कर दें, तो वो क्या है, वो एक प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। एंड मेकिंग प्लास्टिक टॉयज, प्लास्टिक के खिलौने बना देना, टू असेंबलिंग थिन कंप्यूटर कंपोनेंट्स, यानी कंप्यूटर के छोटे छोटे पुर्जों को इकट्ठा कर लेना, बना लेना, और स्पेस व्हीकल्स या अंतरिक्ष में चलने वाले जो व्हीकल्स हैं उनके सामानों को तैयार करना। दिस ऑल आर अ काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। इन सबको हम कहेंगे ये सब के सब जो है निर्माण उद्योग से जुड़े हुए हैं, ठीक ना। चाहे खिलौने बनाएं या कंप्यूटर के पार्ट्स बनाएं या आयरन और स्टील को जो है रीशेपिंग करें, किसी और सांचे में ढालें, या स्पेस वाली व्हीकल्स के कलपुर्जे बनाएं, सब के सब जो है मैन्युफैक्चरिंग में माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इन ईच प्रोसेस द कॉमन फीचर्स आर द यूज। इन सारे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में जो है लगभग सारे में, चाहे वो आपका ये रीशेपिंग आयरन हो रहा हो, स्टील आयरन या स्टील की रीशेपिंग हो रही हो, या प्लास्टिक के टॉयज बनाए जा रहे हो, या कंप्यूटर से रिलेटेड या स्पेस व्हीकल से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जब बनाई जा रही हैं तो उसमें जो है ना एक कॉमन चीज़ें यूज की जाती हैं। कौन सी चीज़ें, जैसे पावर, उसमें पावर यूज की जाती है, सब में लगाई जाती है बेटा। एंड मास प्रोडक्शन ऑफ सेम प्रोडक्ट्स, मास प्रोडक्शन ऑफ सेम प्रोडक्ट्स, यानी एक ही जैसे उत्पादों की बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई मोटर कंपनी है, तो उसके पूरी की पूरी मोटर वही नहीं तैयार होती है, इट्स पार्ट्स आर प्रिपेयर्ड अदर प्लेसेस, अलग अलग जगह पे, कहीं पे जो उसका जो है ढांचा तैयार हो रहा है, कहीं पे उसकी जो है स्टीयरिंग तैयार हो रही है, कहीं स्टेपनी तैयार हो रही है, सब अलग अलग कलपुर्जे जो तैयार होते हैं। तो इसमें क्या होता है, मास प्रोडक्शन ऑफ द सेम प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलाइज्ड लेबर, उसमें जो है स्किल्ड लेबर भी लगाए जाते हैं इन फैक्ट्री, ठीक ना। यानी उसमें एक्सपर्ट लेबर लोग लगाए जाते हैं जो उसमें जो है उसकी टेक्निक जानते हों, ठीक ना। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़, यानी जो भी सामान तैयार की जाती है उसके लिए स्पेशलाइज्ड लेबर लगाए जाते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें कॉमन होती हैं, कॉमन होती हैं उसमें पावर यूज की जाती है, मास प्रोडक्शन ऑफ सेम प्रोडक्ट्स, एक जैसे उत्पादों की भारी मात्रा में जो उत्पादन होता है, स्पेशलाइज्ड लेबर यानी एक्सपर्ट लेबर लोग उसमें काम करते हैं, ठीक है ना। और जो है जो भी सामान तैयार होता है उसकी जो बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं फैक्ट्रीज में यानी मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका ये आपकी बुक में दिया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज फोकस टू लेस कॉम्प्लिकेटेड
इंडस्ट्रीज। प्लीज सी इन योर बुक। पेज नंबर बेटा आपकी बुक में है, फर्स्ट पेज पे ही, पेज नंबर आपका 45 पे है। देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग वाले पॉइंट में देखिए लिखा ना, मोस्ट ऑफ द थर्ड world countries still manufacture in the literal sense of the term. It is difficult to present a full picture of all the manufacturers in these countries. More emphasis is given to the kind of industrial activity which involves less complicated systems of production. तो बेटा विच इज़ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, तो बेटा इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज? तो बेटा आई थिंक दैट यू विल हैव स्टडीड about these countries in your political science, but even I am telling you just for a minute. After the Second World War, the world has been divided uh, especially into categories on according to ideologically. The first group was the Western countries. Those were leading the capitalism, while on the other hand, it was leading by USSR, and it was leading of socialism, while on the other hand, the third group was also emerged, that group was of those countries who were just became free from the colonialism, यानी जो देश अभी गुलामी से मुक्त हुए थे, उपनिवेश से मुक्त हुए थे, उस ग्रुप में थे। तो वो लोग क्या करते थे बेटा, दोज कंट्रीज फोकस टू लेस कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रीज, वो जैसे भी हो कुछ भी उत्पादन करते हो उसको जो है वो ध्यान देते थे, बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे इस पे ध्यान नहीं दिया जाता था। एनी हाउ, चाहे वो हाथों से निर्मित हो या मशीन से निर्मित हो, जो भी हो उस पे जो फोकस करते हैं कि हमारा उत्पादन कैसे भी हो, इसको फोकस करते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा, मैन्युफैक्चरिंग मे बी डन विद मॉडर्न पावर एंड मशीनरी और विद प्रिमिटिव टूल्स। कहने का मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो निर्माण हो रहा है, वो किसी भी तरीके से किया जा सकता है, आइदर विद द मॉडर्न पावर और विद द मशीनरी और हेलो, हाँ बेटा गलती से वो टच कर गया था, वो थोड़ा लेट हो गया, सॉरी बेटा। हाँ ये पढ़ रहे थे बेटा, मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विद मॉडर्न पावर, जो निर्माण हो रहा है वो मॉडर्न पावर से हो सकता है या मशीनरी से हो सकता है या विद प्रिमिटिव टूल्स, यानी जो पुराने यंत्र हैं उनके द्वारा भी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा सकता है, निर्माण उद्योग किया जा सकता है। ठीक है ना। और आफ्टर इट आवर नेक्स्ट पॉइंट इज characteristics of modern large scale manufacturing और specialization of skills यानी या methods of production। तो बेटा चलिए चलते हैं, let us see in the craft method बेटा those things which are prepared by the hands, जो हाथों से निर्मित वस्तुएं उनकी बात हो रही है। ठीक ना। in the craft method factories produce only a few pieces, यानी जो हाथों से चीज़ें बनाई जाती हैं उसमें जो फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ हाथों से चीज़ें बनाई जाती हैं वो क्या करती हैं, ओनली ए फ्यू पीसेस विच आर मेड ऑन ऑर्डर, कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं जो ऑर्डर पे बनाई जाती हैं, एंड इट्स कॉस्ट्स आर हाई, और उनकी कीमत अधिक होती है। ऑर्डर पे बनाई जाती हैं, उनकी जो लागत लगती है वो भी अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ऑन द अदर साइड mass production involves production of large quantities by each worker performing only one task repeatedly, यानी दूसरी तरफ जो बहुत बड़े पैमाने पे जो मास प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स, उसमें ये होता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज, बहुत बड़ी संख्या में उत्पादन होता है। और कौन करता है, बाय ईच वर्कर, हर वर्कर वहाँ जो है बहुत बड़ी
पैमाने पे उत्पादन करता है, और भी कैसा, परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क रिपीटेडली, यानी एक ही काम उसको करना होता है, इतना एक्सपर्ट होता है कि वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि द सेम वर्क करना होता है। ठीक ना। अभी आपने पढ़ा ना कि कुछ फैक्ट्रियों में एक ही टाइप के कल पुर्जे तैयार किए जाते हैं, तो वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकेंगे, तो ऐसा होता है। ठीक ना। अगला बेटा, मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण। तो बेटा ये इट इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग। ठीक ना, मैकेनाइजेशन। तो इट रिफर्स टू द यूज ऑफ मशीन्स टू कंप्लीट एनी वर्क। इसका मतलब ये, मैकेनाइजेशन का मतलब है कि किसी भी काम को करने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है, मशीनों का सब सहारा लिया जाता है। जैसे ऑटोमेशन इज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन, यानी इस मैकेनाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो आधुनिक जो ऑटोमेशन एक्टिविटी है वो उसका परिवर्तित रूप है, मॉडर्न रूप है। ठीक ना, एडवांस स्टेज है ये, यानी प्रोग्रेस है जो इसका मशीनीकरण का जो रूप है वो ऑटोमेशन है। तमाम मशीनें जो ऑटोमेटिकली अपने आप चलती हैं, अपने रुकती हैं। ठीक ना, जब उनका समय होता है तो रुकती हैं, जब यानी जब आप उसमें जो सिस्टम उसमें सेटिंग करें उसके हिसाब से वो खुद काम करती हैं। और क्या होता है, ऑटोमेटिक मशीन्स आर डेवलप टू थिंक। और ऑटोमेटिक मशीनें जो लगाई गई ना, वो इस बात पे मतलब इस बात को विकसित करती हैं कि जो लोग उसका यूज कर रहे हैं उनके बारे में सोचे समझे। जैसे सपोज दैट द लिफ्ट, द एस्केलेटर एंड रोबोट्स एक्सेट्रा। यानी आपको इनसे वर्क लेना है तो कैसे, आप जैसे लिफ्ट पे चढ़ रहे हो तो आपको कौन सी बटन पुश करनी है, आपको यू विल हैव टू थिंक, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक ना। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ऑटोमेशन का एग्जाम्पल है। ठीक ना, ये स्वचालित मशीन्स हैं, जो लिफ्ट है, एस्केलेटर है या रोबोट है, ये सब ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, विच आर द एडवांस्ड स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इसका मतलब है कि न्यू सर्चिंग्स, नई खोजें। ठीक है ना, नई खोजें। तो चलिए, technological innovations through research and development strategy are an important aspect of modern manufacturing for quality control, eliminating waste and improvement in efficiency and controlling pollution. यानी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जो है ना, वो क्या है, थ्रू रिसर्च, जो रिसर्च किए गए हैं, जो शोध किए गए हैं उनके द्वारा ये हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, वो प्रोसेस डेवलप की गई है जो क्या है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, हमें एक नई उम्मीद बनी है किसमें, ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। जो आधुनिक जो विनिर्माण उद्योग हो रहा है उसमें एक नई उम्मीद बनी है, किसके लिए, फॉर क्वालिटी कंट्रोल, यानी उसकी क्वालिटी जो है कैसे इंक्रीज करें, उसको कैसे हम कंट्रोल करें, कैसे उससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क लें, उसकी क्वालिटी कंट्रोलिंग की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है। और एलिमिनेटिंग वास्ट, जो उसमें खराबियां हैं उसको कम से कम करें, उससे जो बर्बादी हो वो कम से कम होने पाए, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। एंड इम्प्रूवमेंट इन इफ़िशियंसी, उसकी कार्य करने की जो इफ़िशियंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, इंक्रीजिंग हो है। एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन, और जो भी हम उससे काम करें उससे पॉल्यूशन ना होने पाए, उससे हम कंट्रोल कर सकें। तो ये रहा आपका टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फॉर क्वालिटी कंट्रोल, एलिमिनेटिंग वास्ट एंड इम्पॉर्टेंट इफिशियंसी एंड कंट्रोलिंग पॉल्यूशन। मतलब जो हमारे नए शोध के आधार पर जो विकास के काम हुए हैं निर्माण उद्योग में, उससे क्वालिटी को इंक्रीज करने की उम्मीद बंधी है, जो एलिमिनेटिंग वास्ट है उसको कंट्रोल करने की उम्मीद बंधी है, उसमें इफ़िशेंसी में इम्प्रूवमेंट करने की उम्मीद बंधी है, और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, इन सब पे कंट्रोल किया जाए, ऐसा जो है पाया गया है कि उसमें इंक्रीजिंग हो रही है। ठीक है। और नेक्स्ट है बेटा आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्टेटिफिकेशन। तो बेटा इसमें है, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज
करेक्टराइज्ड बाई, जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है उसकी ये विशेषताएं होती हैं। मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग इज करेक्टराइज्ड बाई, क्या क्या है उसमें बेटा? एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, यानी एक कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब ये, इट मीन्स बाय इंक्रीजिंग द मशीन्स, मशीनों में इंक्रीजिंग की जाए, है, जो कॉम्प्लेक्सता है, कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको जो है सुलझाया जाए, ठीक है। और एक्सट्रीम परफेक्शन, पूरी प्योरिटी आए, कंप्लीटनेस आए, पूर्णता आ जाए। एंड डिवीजन ऑफ लेबर, जो लेबर है उनकी कार्यों को अलग अलग, जो उनको डिवाइड किया जाए, जिसमें जो एक्सपर्ट हो उसी में लगाया जाए। किस लिए? फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है सामान प्रोड्यूस हो सके। विद लेस एफर्ट, कम प्रयास करना पड़े। एंड लो कॉस्ट, कम कीमत लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो, ठीक है। इसके लिए क्या होता है? एक्सट्रीम परफेक्शन, पूरी जो है परफेक्शन हो, पूर्णता हो उसमें काम में। डिवीजन ऑफ लेबर, श्रमिकों को उनके स्किल के आधार पर जो अलग अलग काम सौंपे जाए, ताकि फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स, ज़्यादा से ज़्यादा सामान तैयार करें। विद लेस एफर्ट, कम प्रयास में। एंड लो कॉस्ट, कीमत भी कम लगे। तो ये करेक्टराइज्ड है किसकी? मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। और है वॉस्ट कैपिटल, उसमें जो पैसा लग रहा है उसकी बात करिए, उसमें जो बहुत ज़्यादा जो है कैपिटल लगाना पड़ा है, अमाउंट लगाना पड़ रहा है, ठीक ना। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, यानी इसमें जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस शामिल होते हैं। एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, यानी इसमें जो प्रशासनिक वर्ग भी जो शामिल होता है, ठीक है। तो ये रहा आज का आपका। और इसके बाद जो है आपका अगला पॉइंट है, आपका अगला पॉइंट है बेटा अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि असमान भौगोलिक वितरण, ठीक है ना। वी शैल स्टडी इट द नेक्स्ट डे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।